नमस्कार मित्रों, राखी के त्यौहार से संबंधित कहानियाँ मित्रों मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, आपको तो पता ही है, राखी रक्षाबंधन के नाम से भी जानी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है और वर्ष 2022 में यह पूर्णिमा 11 अगस्त के सवेरे 10:30 बजे के आसपास से 12 तारीख को तकरीबन सुबह 7 बजे तक थी। इन दोनों ही दिन राखी का त्यौहार भारत में मनाया गया, किंतु इस बार मित्रों भद्रा नाम से कुछ संशय भी था कि राखी बांधने के लिए 11 या 12 में से कौन सा दिन अधिक उपयुक्त होगा और कौन से समय राखी बांधी जा सकती है। तो मित्रों, ये भद्रा कौन है, यह क्या है? आपको बताना चाहूंगी कि सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन का नाम भद्रा है और शनिदेव की तरह भद्रा का स्वभाव भी उग्र माना जाता है। भद्रा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक तीनों में भ्रमण करती रहती हैं और वह किस समय कहाँ है उस पर निर्धारित होता है उस स्थान के रहने वालों के कार्य का शुभ या अशुभ होना, सफल या असफल होना। ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका स्वभाव कठोर है। उस समय किए जाने वाला कार्य सफल नहीं होगा। भद्रा काल में राखी न मनाए जाने के बारे में एक पौराणिक कथा चली आ रही है। वह यह कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही अपने भाई रावण को राखी बांधी थी और उसके बाद रावण का पूरा राज्य तहस नहस और नष्ट हो गया था। मित्र, मुझे लगता है पौराणिक काल से स्त्रियों पर हर अशुभ बात का भार डाल देना चला आ रहा है, तो अब इससे हमें निकलने की आवश्यकता है। लेकिन अभी भी मनुष्य भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करने से डरते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा से बचने के भी उपाय बताए गए हैं। वह यह कि यदि आपको कोई शुभ कार्य भद्रा काल में करना ही है तो पहले विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करके उनके नामों का जाप करिए और उनको आप रुष्ट होने से मना लीजिए और उसके बाद अपना काम शुरू करें। भद्रा के 11 अन्य नाम भी हैं, जैसे कि धन्या, दधमुखी, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी। कुछ कार्य ऐसे हैं जो भद्रा काल में किए जा सकते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के काम, शस्त्र से संबंधित काम, वाद विवाद के काम भद्रा काल में किए जा सकते हैं। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगी कि भद्रा इस समय पाताल लोक में विचरण कर रही हैं और मनुष्य लोक या मृत्यु लोक यानी कि इस धरती पर रहने वाले लोगों पर उनका कोई प्रभाव अभी नहीं होगा। इसलिए राखी का त्यौहार 11 या 12 तारीख दोनों में से किसी भी दिन मनाया जा सकता है। मित्रों, बढ़ते हैं राखी के त्यौहार से संबंधित कुछ अन्य कहानियों की ओर। किस तरह राखी का त्यौहार मनाने की प्रथा शुरू हुई, इस बारे में कई कहानियां हैं। विश्व पुराण में एक रोचक कहानी यह है कि एक बार इंद्रदेव असुरों से युद्ध में परास्त हो रहे थे। परेशान होकर उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह ली। गुरु बृहस्पति ने कहा कि वह अपनी कलाई पर अपनी पत्नी इंद्राणी से एक रक्षा धागा बंधवा ले, जो कि एक रक्षा कवच की तरह था। गुरु बृहस्पति की सलाह के ही अनुसार इंद्राणी ने इंद्रदेव की कलाई पर एक रक्षा धागा बांधा और इस तरह से राखी के धागे में रक्षात्मक प्रभाव होने का चलन शुरू हुआ। यह कहानी इस बात का भी द्योतक है कि आरंभ में शायद राखी, रखरी या रक्षी पत्नियां भी अपने पति को बांधती थीं युद्ध में जाते वक्त उनकी सुरक्षा के लिए, और बाद में इसका स्वरूप बदलकर भाई बहनों के प्यार का द्योतक हो गया है। एक कहानी यह भी है कि जब विष्णु भगवान ने 3 पग भरकर असुर राज बाली को परास्त कर दिया और उनका सारा राजपाट जीत लिया, तो बाली ने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरी रक्षा के लिए मेरे द्वारपाल बन जाइए। विष्णु भगवान यह अनुरोध ठुकरा नहीं पाए और उनके द्वारपाल बनकर वहीं उनके राज्य में रह गए। लेकिन विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी माता को यह अरेंजमेंट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। वह भिक्षुणी का वेश बदलकर बाली के राज्य में पहुंची। माता लक्ष्मी के आते ही राजा बाली का राज्य व घर भी सारे वैभव, सारे धन धान्य से भर गया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन
माता लक्ष्मी ने बाली की कलाई पर रंगीन धागा बांधकर बाली को उनका रक्षक बनने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर बाली ने उनको यह वरदान तो दिया, साथ ही कहा कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। इस पर विष्णु की ओर इशारा करके लक्ष्मी माता ने कहा कि यह मेरे पति हैं, आप आज्ञा दीजिए और इनको छोड़ दीजिए जिसमें कि अपने राज्य लौट सकें। इस तरह विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस लौट पाए और इसके बदले में विष्णु भगवान ने बाली को उनके घर आकर उनके साथ हर वर्ष 4 माह रहने का वादा किया। राखी की प्रचलित कथाओं में यह कथा भी है कि एक बार गन्ना तोड़ते वक्त कृष्ण भगवान की छोटी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने यह देखा और जब तक सहायक कृष्ण भगवान की उंगली पर कोई ड्रेसिंग, कोई लेप लगा पाते, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कोना फाड़कर उनकी उंगली पर एक पट्टी बांध दी। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब उन्हें आवश्यकता होगी तो कृष्ण आकर उनकी मदद करेंगे। एक कहानी यम और यमुना की भी है। तो मित्रों, यम और यमुना दोनों भाई बहन हैं। यम क्योंकि मृत्यु के देवता हैं, इसलिए वह अपनी बहन यमुना के घर नहीं जाते थे। यमुना अपने भाई से न मिलने पर उदास रहती थी। यमुना ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझसे आके मिलिए, और यम के आने पर यमुना ने उनकी कलाई पर रक्षा का धागा बांधा। बदले में यम ने उन्हें अजर होने का वरदान दिया और यमुना अब नदी के स्वरूप में पृथ्वीलोक पर रहती हैं और वह अमर मानी गई। अजरता का वरदान देते हुए यम ने यह भी कहा कि जो भाई अपनी बहन की रक्षा करेंगे और जो बहन अपने भाई के हाथ पर रक्षा कवच बांधेंगी, वह भाई अमर हो जाएंगे। मित्रों, राखी में भाइयों का ही नहीं बहनों का भी बहुत महत्व होता है। एक कहानी यह भी है कि जब गणेश जी की बहन माँ मनसा उनको राखी बांधने आई तो गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए कि उनकी कोई बहन नहीं थी। उन्होंने भी अपने पिता से एक बहन का वरदान मांगा। गणेश जी इस बात पे सहमत नहीं थे, किंतु नारद मुनि कहने पर गणेश जी ने अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि की ज्वाला से एक पुत्री का निर्माण किया जिनका नाम संतोषी माँ रखा गया। संतोषी माँ शुभ और लाभ की बहन मानी गई और शुभ और लाभ को अपनी बहन से रक्षा कवच बंधवाने का सौभाग्य मिला। मित्रों, राखी का त्यौहार हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। ऐसी कथा है कि अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी कर्णवती मेवाड़ की कर्णधार बनी। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया तो रानी कर्णवती ने राखी भेजते हुए बादशाह हुमायूं से अपनी रक्षा का निवेदन किया। बादशाह हुमायूं रानी कर्णवती की राखी पाकर अपनी सेना लेकर उनकी रक्षा के लिए पहुंचे तो ज़रूर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णवती उस समय की प्रथाओं के अनुसार जौहर कर चुकी थी। लेकिन बादशाह हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध करने के बाद राखी का मान रखते हुए रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमजीत को गद्दी वापस दिलवाई। मित्रों, राखी का प्रचलन 326 ईसा पूर्व की एक कहानी से भी मिलता है। एक कथा यह है कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया उस समय पुरु या पोरस भारत के राजा थे। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। तो सिकंदर की पत्नी रॉक्साना ने पोरस को राखी भेजते हुए विनती की कि पोरस अलेक्जेंडर की हत्या न करें। पोरस ने इस बात का मान रखा और युद्ध में आमने सामने आने पर उन्होंने अलेक्जेंडर की हत्या नहीं की। प्राचीन काल में वितस्ता या आज के युग में झेलम नाम से नदी, जिसे ग्रीक में हेडास्पिस के नाम से जाना जाता है, उसका युद्ध तो पोरस अलेक्जेंडर से ज़रूर हार गए, किंतु अलेक्जेंडर का सम्मान वह हमेशा के लिए जीत गए। तो मित्रों, यह थी कुछ कहानियाँ राखी से संबंधित। और उसके अलावा राखी भारत में अलग अलग नामों से जानी जाती है। रक्षाबंधन के अलावा इसको राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे अवनी अवितम या उपकर्मम भी कहते हैं। पश्चिमी घाट में नारियल पूर्णिमा, कई जगह कजरी पूर्णिमा और देश के पश्चिमी भागों में पवित्रापणा नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसे झूलन पूर्णिमा नाम से भी मनाते हैं। मित्रों, राजस्थान और गुजरात के कई भागों में लुम्बा राखी नाम से भाभीयों को भी यह राखी पहनाई जाती है। मित्रों, हिंदुओं के अलावा जैन धर्म में भी राखी मनाई जाती है। वहाँ पुजारी भक्तों को उनकी रक्षा के लिए एक शुभ धागा देते हैं।
सिखों में भी रखादी नाम से राखी का प्रचलन है। नेपाल, मॉरिशस और श्रीलंका और जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं उन सभी देशों में राखी का त्यौहार मनाया जाता है। नेपाल में रक्षाबंधन को जनाई पूर्णिमा या रिश्तेदार पानी कहा जाता है और हिंदुओं और बौद्ध दोनों ही समुदाय के लोग इसको मनाते हैं। मित्रों, आज के समय में यह आवश्यक नहीं कि भाई ही बहनों की रक्षा करें और स्त्रियां किसी पुरुष को अपनी रक्षा के लिए पुकारें। और आज के समय में स्त्रियां भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं और सखियां तो हर हाल से एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का निर्णय कर सकती हैं। तो मित्रों, आशा है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग स्त्रीलॉग्स। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर मुझ तक भेजिएगा एंड कीप सेफ। बाय बाय।